Supply represents how much the market can offer. Supply क्या दिखाता है कि मार्केट हमें कितना दे सकता है. ठीक है, हम कितना मांग रहे हैं उसमें कोई मतलब नहीं है, सामने मार्केट कितना दे सकता है. The quantity supplied refers to the amount of a certain goods producers are willing to supply when receiving a certain price. इसमें क्या चीज है, पहले तो सप्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको मार्केट क्या दे सकता है. ठीक है, आपको मार्केट क्या ऑफर कर सकता है, ये पहली चीज. आपने क्या मांगा वो कंसीडर यहां पर किया जाता नहीं है, सामने मार्केट कितना दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है. फिर the quantity supplied refers to the amount of a certain good producers are willing to supply when receiving a certain price. फिर इसमें एक और चीज है क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है कहां पे, मार्केट में. लेकिन कैसे, इसकी कोई पर्टिकुलर गुड्स अमाउंट क्वांटिटी ये मार्केट में तब आ रही है जब हम सामने कुछ दे रहे हैं. ठीक है, देयर इज सर्टेन प्राइस फॉर द क्वांटिटी दैट इज टू बी सप्लाइड इन द मार्केट. ठीक है, प्राइस के हिसाब से सप्लाई होता है. In economics, supply refers to the amount of a product that producers and firms are willing to sell at a given price, all other factors being held constant. Similar to demand, यहां पर भी एक फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और वो फैक्टर है प्राइस. ये फैक्टर होगा जो तय करेगा सप्लाई कैसी रहेगी. बाकी फैक्टर्स क्या होंगे भाई, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है. ठीक है, तो अल्टीमेटली सप्लाई को भी कौन अफेक्ट करेगा, प्राइस ही अफेक्ट करेगा. ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को उस पर असर करते हैं. पहला फैक्टर है गुड्स ओन प्राइस, गुड्स की खुद की प्राइस कि वो बना कितने में और ये सब. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, द बेसिक सप्लाई रिलेशनशिप इज बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी सप्लाई. रिलेशनशिप कहां पर है कि मैं क्या क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूं और सामने क्या प्राइस है. ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस इसके बीच का रिलेशनशिप. देन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ये ओन गुड जो मुझे लेना था, अब उसके अलावा अदर गुड्स की प्राइस. If the price of substitute goods increases, supply of concerned goods will also increase. अगर टी है तो टी का सब्स्टिट्यूट क्या है भाई, कॉफी. ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ द कंसर्न गुड्स विल आल्सो इंक्रीज. अगर प्राइस बढ़ेगी ऑटोमेटिकली इसकी भी क्या हो जाएगी, सप्लाई कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, क्योंकि टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी. अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का अलग फंडा है, वो क्यों लिए जाते हैं, वो इसीलिए लिए जाते हैं अगर मान लो चाय का भाव ज्यादा बढ़ गया लेकिन उसके कंपेयर में कॉफी सस्ती है तो लोग कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे, क्योंकि कॉफी का सब्स्टिट्यूट है. ठीक है, पर हमेशा क्या होता है कि कॉफी की प्राइस चाय के मुकाबले में ज्यादा ही रहती है, बट इट इज इट्स सब्स्टिट्यूट. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अज्यूम होकर हम ये मान के चलते हैं कि एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पर कॉफी की प्राइस चाय के मुकाबले में कम रहेगी. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कॉफी विल बिकम द सब्स्टिट्यूट ऑफ टी. ओके, तो यहां पर सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा सप्लाई को वो क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स. ठीक है, तीसरा कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन, किन हालातों में वो चीज बन रही है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर हियर इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है, if there is a technological advancement in one goods production, the supply increases. जाहिर सी बात है, अगर टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स लाया मैं अगर टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स लाया
इसका असर कहां पर पड़ेगा? सीधा मेरे प्रोडक्शन पे। ठीक है, अब तक मेरी जो मशीन थी उससे मैं 10 यूनिट बनाता था एक दिन का किसी भी प्रोडक्ट का, पर मैंने मशीन को अपग्रेड किया तो उससे क्या हो गया? मशीन को अपग्रेड करने के कारण अब मैं 10 की जगह 13 यूनिट बनाने में सक्षम हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल हुआ। मैंने अपनी मशीन को अपग्रेड किया, थोड़े बहुत चेंजेस करवाए और मेरा प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, सो दिस आर दी कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब एडवांस होगा? जब टेक्निकल आप एडवांस जाएंगे तब। उससे क्या होगा? आराम से प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा क्या कर पाएंगे? मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा मार्केट में जाएगा, कम बनाएंगे उतना कम जाएगा। ठीक है, देन इज एक्सपेक्टेशंस। अब सामने एक्सपेक्टेशन तो रहेगी सेलर की। नाउ इफ द सेलर बिलीव्स that the demand for his product will sharply increase in future, the firm owner may immediately increase production in anticipation or assumption of future price increase and the supply curve would shift out. ठीक है, अब सेलर है, उसकी कुछ उम्मीदें हैं। सेलर की क्या उम्मीदें हैं? कि वो ये मान के चल रहा है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत जल्दी ही बहुत अंतर के साथ बढ़ने वाली है। ठीक है, उसमें अभी फिलहाल अगर उसकी डिमांड यहां पर है तो वो यहां तक जाने वाली है। ये क्या है? शार्प इंक्रीज है। ठीक है, ये क्या है? शार्प इंक्रीज है। वो ऐसा क्यों मान के चल रहा है? क्यों? और अगर वो ऐसा मान के चलता है उससे क्या होगा? तो वो फर्म ओनर क्या करेगा? और इमीडिएटली अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, अगर उसने वो एंटिसिपेट कर लिया है, सोच लिया है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही बड़े अंतर के साथ बढ़ने वाली है, तो उस डिमांड को बाद में पूरा करना, इससे बेहतर अभी से प्रोडक्शन शुरू कर दो। तो आप आराम से ये जो गैप होने वाला है, फिलहाल यहां पर है और यहां तक आने वाला है, इसके बीच को हम कवर कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग दी प्रोडक्शन। अगर अभी से करेंगे तो यहां तक जाएंगे। ठीक है, एंड सो immediately increase the production in anticipation of future price increase। इसे पता है कि सप्लायर में अकेला रहूंगा उस समय उस प्रोडक्ट का, इसी वजह से प्राइस क्या हो जाएगा? शूट अप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सप्लाई वो अपने पास रखेगा, लिमिट रखेगा। डिमांड चाहे कितनी भी हो, सप्लाई कैसी रहेगी? सप्लाई कैसी रहेगी? ओके, नाउ द सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट आउट। सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा भाई आपका? सिमिलर टू डिमांड कर्व। कैसे जाएगा वो? बाहर की तरफ। ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो, अगर घटेगा तो वापस कहां पर? इनवर्ट। प्राइस ऑफ इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल्स जिसका वो इस्तेमाल करेगा इस क्वांटिटी को बनाने में। नाउ इनपुट्स इंक्लूड लेबर, लैंड, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। चार चीजें: लैंड, लेबर, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। इफ द प्राइस ऑफ इनपुट्स इंक्रीजेस, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट as sellers are less willing or able to sell goods at any given price। ये कौन सा मूवमेंट था? राइटवर्ड था। अब लेफ्टवर्ड कैसा होता है? अंदर की तरफ आएगा, ऐसे जाएगा ना लेफ्ट में, तो और राइट में यूं आएगा। तो लेफ्ट का मूवमेंट कैसा हो रहा है? ऐसे हो रहा है। ठीक है, यहां से उस तरफ जाएगा लेफ्ट की, और जब बढ़ता है तो यूं आता है। तो ये लेफ्टवर्ड कब जाएगा? लेफ्टवर्ड तब जाएगा जब इनपुट्स का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, लैंड, लेबर, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल का प्राइस जो होगा अगर वो बढ़ता है तो सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा भाई? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेलर्स आर लेस विलिंग और आर एबल टू सेल गुड्स एट एनी गिवन प्राइस। उन्हें पता है अगर इनपुट्स का भाव बढ़ गया, मेरा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा बनाने का, ऑटोमेटिकली मैं जो भी प्रॉफिट कमाता हूं उस प्रॉफिट को दोबारा कमाने के लिए मुझे इसका भाव बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एटलीस्ट कवर माय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और अगर आप कॉस्ट प्राइस से बेच देंगे तो धंधा हुआ वो नहीं, आपको उससे ज्यादा बेचना होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपके पास कॉम्पिटिटर्स भी है। अगर आपने भाव में छेड़छाड़ किया, मौका दूसरे को मिल जाएगा।
ठीक है। सो प्राइस ऑफ इनपुट्स आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन योर सप्लाई, ठीक है। क्योंकि अगर इनपुट्स का भाव बढ़ता गया, प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा कि सेलर विलिंगली बेचने को तैयार होगा नहीं। अगर उसे उसी दाम पे बेचना है तो उसे अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, और उसको फिर वो क्या किसमें रिजल्ट करेगा, लॉस, ठीक है। Example, if the price of electricity increased, a seller may reduce his supply of his product because of the increased cost of production. बिजली का दाम बढ़ गया, उससे क्या होगा कि अगर वो 13 यूनिट बनाता था, अब उसने कितने कर दिए, 10 यूनिट कर दिए। क्यों? क्योंकि 10 यूनिट में पहले उतनी बिजली खपत होती थी कि वो 13 बना लेता था, लेकिन अभी 13 बना रहा है तो बिजली का दाम अब बढ़ गया, अब वो 13 बनने की स्थिति में नहीं है, तो he came back to 10 units, ठीक है, to cover up the cost of electricity by reducing the production and ultimately reducing the supply, ठीक है। और सप्लाई जब भी कम होती है तो मार्केट में क्या क्रिएट करती है, स्कैरसिटी क्रिएट करती है, उस चीज की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ सप्लायर्स। अब सिमिलर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत से सप्लायर्स हैं, सो नंबर ऑफ सप्लायर्स, as more firms enter the industry, the market supply curve will shift out, driving down prices. क्यों? नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाएंगे, हर कोई अपनी प्राइस ऑफर करेगा, अल्टीमेटली हर एक की अपनी प्राइस होने के कारण कस्टमर किस तरफ जाएंगे, उसी तरफ जो सबसे कम दाम में देने को तैयार है, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, ये तगड़ी चोट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सप्लाई। अगर सरकार बीच में दखल करती है, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, सप्लाई चेन पे पड़ेगा। नाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन टेक मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रेगुलेशंस, ठीक है। अब सरकार अलग अलग लॉज बनाती है, एनवायरमेंट को भी लेकर बनाती है, हेल्थ को लेकर बनाती है, भाई हैजार्डस चीज को आप यूज नहीं कर सकते, या इसको आप डाल नहीं सकते अपने मशीन में, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसे कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पॉल्यूशन है तो ग्रीन टैक्स भरो, तो उसका मोस्टली पैसा कहां जाएगा, कमाएगा वो सब टैक्स में और इसमें ही जाएगा। आर एंड वेजेस लॉस, व्यक्ति कितने घंटे काम करता है दिन में, व्यक्ति को कितना सैलरी दे रहा है, गवर्नमेंट तय करती है मिनिमम प्राइस, तो उसे कम से कम उतना देना पड़ेगा, फिर भले ही वो खुद लॉस में क्यों ना चल रहा हो। इलेक्ट्रिकल एंड नेचुरल गैस रेट्स एंड जोनिंग एंड लैंड यूज रेगुलेशन। जोनिंग यानी जोन्स का बंटवारा, कि भाई आपकी इंडस्ट्री किस जोन में पड़ती है, एग्रीकल्चर में है, एनवायरमेंटल या फॉरेस्ट जोन में पड़ती है, किस जोन में पड़ती है ना, उसके अकॉर्डिंगली होगा। अगर बैरन लैंड है, आसपास कुछ नहीं है तो ठीक है, पर आसपास जंगल है या आसपास रेजिडेंशियल एरिया है तो प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और उसके रेगुलेशंस भी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। क्यों? अल्टीमेटली वो लॉज पहले किसको अफेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन अगर लॉज के फेवर में हुए तो प्रोडक्शन बूम कर जाएगा, सप्लाई बनी रहेगी, लेकिन लॉज अगर अगेंस्ट में हुए तो क्या तकलीफ है, इससे सप्लाई गिर जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए सप्लाई गिर जाएगा। उसके अलावा अदर फैक्टर्स, टैक्स एंड सब्सिडी, वेदर एंड जॉइंट प्रोडक्शन। पहला है टैक्स एंड सब्सिडी, सरकार कितनी छूट देती है और सरकार कितना टैक्स लगाती है, पहली चीज। दूसरा वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो अफेक्टेड, अगर वो फेवरेबल हुआ तो आपका काम चलेगा, फेवरेबल नहीं हुआ तो फैक्ट्री बंद रखनी पड़ सकती है। फिर है जॉइंट प्रोडक्ट, रॉ हाइड एंड बीफ। ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे आपको बाइफरकेट करना पड़ता है, जैसे चमड़ी, हाइड मतलब चमड़ी, और जानवर का मांस, तो आपको दोनों को साथ में करना पड़ेगा, है ना। अगर ओनली आप मीट प्रोडक्शन में ध्यान रखते हैं तो फिर चमड़ी का क्या होगा, उसको ऐसे फेंक नहीं सकते, उसका भी यूज है ना, तो आपको फिर टाइप करना पड़ेगा किसी के साथ, लेदर वाले के साथ, कि भाई यहाँ पे जो भी स्किन निकलेगी वो किसको दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी इफेक्ट करेगा। सप्लाई कर्व हमने देखा ब्रीफ में, सप्लाई कर्व क्या था, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड कब मूव करेगा, जब सप्लाई बढ़ती रहती है तब, और लेफ्टवर्ड कब, जब सप्लाई कम हो जाती है तब। Now supply curve is a graphic representation of the relationship between product price and quantity of product that a seller is willing and able to supply. ओके, सप्लाई कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, रिलेशनशिप का,
वो किस कौन सी कंडीशन बताती है? वो प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है और सामने उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी मांगी गई, ठीक है। और वहां पर क्या हो रहा है कि द सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई, कि उसने इतनी क्वांटिटी है तो क्या सेलर उतनी देने को तैयार है, क्या उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। Now product price is measured on the vertical axis of the graph and quantity product supplied on the horizontal. प्रोडक्ट की प्राइस कहां पर लिखी जाएगी? हमेशा y एक्सिस पे, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी कहां पर लिखी जाएगी? x एक्सिस पे। ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और सप्लाई कर्व कैसा रहेगा? आउटवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ। और डिमांड में क्या था? ऊपर से नीचे की तरफ। क्यों ऐसा? क्योंकि डिमांड में उल्टा सिस्टम था कि अगर प्राइस बढ़ती है डिमांड घटती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है कि अगर प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घटती है, अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई जो आगे आएगा, ठीक है सर। सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल वही चीज है। शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी सप्लाई उसने रखी थी, और इससे मदद क्या मिलेगी? उसे हम ग्राफिकल रूप दे पाएंगे, ठीक है। तो भाई जब प्राइस 1 थी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी? 5। जब प्राइस 2 हुई क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी? 10। 3 थी तब 15, 4 थी तब 20। ये क्या हो रहा है? लगातार प्राइस बढ़ रही है और यहाँ पे लगातार सप्लाई बढ़ रही है। अब नीचे से देख लो, यहाँ से क्या हो रहा है? प्राइस घट रही है और यहाँ पर भी सप्लाई घट रही है। जब प्राइस 4 थी सप्लाई हाईएस्ट थी 20। जब प्राइस 3 रुपए हुई सप्लाई हो गई 15। 2 थी तो 10, 1 थी तो 5। इधर से भी देख सकते हैं और नीचे से भी। ऊपर से देखने का मतलब क्या है? ये दिखाता है ऊपर से देखने का मतलब कि जब प्राइस बढ़ रही है सामने सप्लाई बढ़ रही है, और नीचे से देखने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्राइस घट रही है सप्लाई भी उसके सामने घट रही है। दिस इज द ग्राफ। ये सारे पॉइंट्स थे ए बी सी डी, ठीक है, वही वाले कि जब प्राइस कितनी थी? जब प्राइस 4 थी क्वांटिटी सप्लाइड ओके। जब प्राइस 1 रुपया थी तब सप्लाई कितनी थी? 5, ठीक है। जब 2 रुपए हुई तो सप्लाई कितनी हो गई? 10। जब 3 रुपए थी सप्लाई हो गई 15, और जब 4 रुपए थी तो सप्लाई हो गई 20, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफिकल एरर। एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, नीचे से ऊपर तक इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप। अब डिमांड और सप्लाई की रिलेशनशिप कैसी है? इनवर्स है, ठीक है। कैसी है? इनवर्स। एक ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे जाएगी। When demand increases, supply decreases, ठीक है। जब जब किसी भी चीज की डिमांड मार्केट में बढ़ती है तो सामने उसकी सप्लाई गिर जाती है, ठीक है। और वाइस वर्सा कि जब जब डिमांड घटती है प्रोडक्ट की सप्लाई बनी रहती है, ठीक है। तो when demand increases supply decreases, when supply decreases demand increases, ठीक है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सरप्लस क्या है? एक्स्ट्रा है, कि जितना मांगा गया है उससे ज्यादा है अवेलेबल। और यहाँ पर कि जैसे जैसे डिमांड घट रही है, जैसे जैसे डिमांड घट रही है वैसे वैसे सप्लाई का ये क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, ऐसे जा रही है ना, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है सप्लाई कैसी हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पर शॉर्टेज है और यहाँ पर सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, कि जितना मांगा है उससे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जितना मांगा है उससे बहुत कम अवेलेबल रहता है, इसलिए वहां पर क्या होती है? शॉर्टेज यानी स्कैर्सिटी। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल, जब सप्लाई
डिमांड के बराबर हो जाती है, इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन ये सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, ऐसा कभी होता, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं कि सप्लाई डिमांड इक्वल कभी रहती नहीं, ठीक है। When the supply function and demand function intersect, the economy is said to be at equilibrium, कि देश में उतना ही बन रहा है जितनी सामने डिमांड है। लेकिन ऐसा होता नहीं, हमेशा क्या प्रॉब्लम रहती है, या तो ज्यादा बनता है या तो बहुत कम बनता है, इक्वल कभी होता नहीं। लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं कि जब भी कभी सप्लाई और डिमांड बराबर होगी, इट विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। At this point, the allocation of goods is most efficient because the amount of goods being supplied is exactly the same as the amount of goods being demanded. क्यों ऐसा? कि जितनी goods मैं सप्लाई कर रहा हूं, उसकी उतनी ही डिमांड मार्केट में है। It is said. Thus, everyone, कोई भी individuals, firms या countries is satisfied with the current economic condition. ठीक है? Satisfactory level कब आएगी इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक कंडीशन में देश की, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी कंपनी के या किसी भी देश के, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पर वो कभी ऐसा होता नहीं। एट द गिवन प्राइस सप्लायर्स आर सेलिंग ऑल द गुड्स दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूमर्स आर गेटिंग ऑल द गुड्स दैट दे आर डिमांडिंग। इट इज एन अज्यूम्ड फिनोमेना, कि लोगों ने जो मांगा है सब सप्लायर वो सब दे रहा है और उतनी ही मात्रा, ठीक है। जब ये परिस्थिति होती है, इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कर्व, डिमांड कर्व में इट इज इंटरसेक्टिंग, ठीक है, यहां पर भी और यहां देखो जरा, वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दिस पर्टिकुलर प्राइस एंड एट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज क्रॉसिंग हियर, मतलब इस पॉइंट पर सप्लाई और डिमांड कैसी है, इक्वल, ठीक है। एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, हमने देखा है कैसे, अपवर्ड स्लोपिंग और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये दो इसीलिए प्राइस 1 एंड प्राइस, यहां पर भी क्वांटिटी एंड क्वांटिटी 1, ठीक है। यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि जब प्राइस कम थी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा थी, जब प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांडेड कम, इसलिए ग्राफ यहां पर क्या है कि जब एक प्राइस कम थी क्वांटिटी डिमांडेड कम थी, जब प्राइस ज्यादा हुई क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हुई, ठीक है। और ये क्या है, दोनों का कंबाइंड ग्राफ है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ। यहां पर क्या दिखाया गया है कि डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी पे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है, कि जितना मांगा है उतना अवेलेबल होता है उसी पॉइंट, ठीक है। दिस इज योर ग्राफ फॉर इक्विलिब्रियम, ये डिमांड का है और ये सप्लाई का है। सी अगेन, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। हमेशा सप्लाई का कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, और ये भाई साहब डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा दिस विल बिकम योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कैसे हो जाती है, बराबर। इसके ये जो है ये सरप्लस है, ये है वो शॉर्टेज। इक्विलिब्रियम अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये वो कर्व था, तो ये आपका पॉइंट क्या था, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये पॉइंट इंटरसेक्ट कहां पर करेगा, जहां पर भी करेगा वहां पर क्या है कि वहां पर कोई इनएफिशिएंसी नहीं है, सप्लाई भी उतनी है और डिमांड भी उतनी है। इनएफिशिएंसी कब होती है, या तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, या तो डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम। ऐसी केस में क्या होगा, वो इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी कब है, जब दोनों बराबर होते हैं तब। At this point, the price of the goods will be P, assume P, and the quantity will be Q. These figures are referred to as equilibrium price and quantity. कि एक particular price थी और एक particular quantity थी, और जहां पे ये मिले उस समय में क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई एक जैसी थी, उतनी क्वांटिटी अवेलेबल थी और उसी प्राइस पे अवेलेबल थी, ठीक है। Place equilibrium can only ever be reached in theory. आपको मैंने बोला वैसे इक्विलिब्रियम कब होता है, सिर्फ थियरी में, प्रैक्टिकली वो कभी होता नहीं है। सो द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कांस्टेंटली चेंजिंग इन रिलेशन टू द फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के कारण असर कहां पर करेगा, प्राइस पे, ये हमेशा बदलती रहेगी।
बढ़ेगी घटेगी, घटेगी बढ़ेगी, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।